हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। और मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना क्लासेस। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है गाइस, और मैं पढ़ाती हूँ आपको हिंदी, पढ़ाऊँगी। और मैं एक हिंदी टीचर हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा। अभी इसको दर्जा नहीं दिया जा सका है, ये हमारी राज्य भाषा तो बन चुकी है। और विडम्बना ये है कि आजकल के छात्र छात्राएं हिंदी भूलते जा रहे हैं, विलुप्त होती जा रही हिंदी हमारी। जबकि ये बहुत दुखद बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदी हमारे रग रग में बसी है। और इसीलिए मैं आपको हिंदी के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हमारा पहला जो वीडियो है वो है हिंदी वर्णमाला। और ये जब हम बचपन में जाते हैं अपने स्कूल में, स्कूल टीचर से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, वर्णमाला के बारे में। और हमारी टीचर पढ़ाती हैं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है हिंदी। हिंदी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदी का बैकबोन है, और बिना इसके आप हिंदी न जान पाएंगे, न समझ पाएंगे। और ये आपको मात्रा सिखाती है। तो गाइड चलिए इसके बारे में, अभी तो आपने नर्सरी क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में जो भी सीखा, उससे ज़्यादा हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये वर्णमाला में क्या है, लेकिन आपको कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, तो आपको यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आपको वर्णमाला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, उसको आप सॉल्व करते हैं और उसी में आप गलतियाँ करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, और इसमें सीखते हैं कि आगे क्या क्या कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं कहना चाहूँगी गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला किसे, सबसे पहले टॉपिक आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला मतलब कि वर्णों, वर्ण क्या है, यही सारे जो हैं जो लिखे गए हैं ये वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसे वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। पहली परिभाषा है ये निकल के आ रही है। अब आप कहोगे कि वर्ण व्यवस्थित कैसे है। व्यवस्थित मतलब ये है कि इसमें वर्णमाला में आपने पहले स्वर यहाँ पे देखा, फिर व्यंजन। आप आई होप आप बचपन से यही चीज देखते आ रहे हो कि स्वर पहले पढ़ते हो, व्यंजन बाद में पढ़ते हो। अगर व्यंजन पहले होता, स्वर बाद में होता, तो ये अव्यवस्थित होता, क्योंकि आपको स्वर ही सिखाता है कि मात्रा कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है। व्यंजन हमेशा आधा होता है। तो सबसे पहले हम वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये सीखेंगे। अब आपने वर्णमाला के अंदर ये आप देख पा रहे होंगे, पहला क्या लिखा है, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होता है। स्वर मतलब एक स्वर का जो कॉमन सा डिफिनेशन है कि ऐसा वर्ण या ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वो वर्ण कहलाता है, वो स्वर कहलाता है। थोड़ा मैं भूल गई। और वो स्वर कहलाता है। स्वर का मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में हमें किसी की जरूरत नहीं लेनी पड़ती, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। अब देखिए, ये हो गया स्वर। स्वर कितने होते हैं हिंदी में। आज पहले जब हम लोग अपने समय में जब पढ़ते थे तो हमें 13 स्वर पढ़ाए जाते थे, और उसमें आपको यहाँ पे अ आ इ उ री ए ऐ ओ के आगे अंग अह भी जोड़ दिया जाता था पहले के समय में। लेकिन आज का क्या है, विद्वानों ने इसको हटा दिया, क्योंकि अंग अह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और केवल कितने स्वर यहाँ पे रखे गए, 11 स्वर। जब आप ये पढ़ोगे पूरा लाइन, जैसे अ आ इ उ री ए ऐ ओ, तो बराबर मिलके हुए 11 स्वर। तो यही 11 स्वर हम आज हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक, अब अंग अह का इतिहास क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए, स्वर आपको 11 आपने पढ़ा। जब भी पूछा जाए आपसे कि हिंदी में मुख्य स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 11 स्वर। अब इसके बाद 11 स्वर आपने बहुत आसानी से कह दिया, हाँ ये स्वर होते हैं, लेकिन स्वरों का भी अपना एक इतिहास होता है। स्वर यहीं पे खत्म नहीं हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या कैसे होता है। तो गाइस देखिए, अभी स्वर के बारे में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं।
आपको ये पता चलेगा स्वर का इतिहास क्या है। तो देखिए सबसे पहले स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। अब बचपन में आपने सिर्फ इसी को पढ़ा है, स्वर को इसी को पढ़ा है, जाना है। अभी आपको भेद भी पढ़ने को मिलेगा। तो भेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, ह्रस्व। ह्रस्व क्या मतलब क्या होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी इसका अगर हम मीनिंग लें तो इसका मतलब होता है छोटा। तो अर्थात पहला जो हमारा स्वर का भेद है वो ह्रस्व है। अब ह्रस्व किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये भी जानना है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। इसको मैंने पहले ही लिख दिया, छोटा यानी कम। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व हमारा हो गया क्या, सबसे पहला हमारा बना आ, क्योंकि हम इन ऐसे स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगाते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा। तो अ, फिर दूसरा क्या बना ई, तीसरा क्या बना उ, और चौथा क्या बना री। तो ये 4 स्वर जो हो गए ये हो गए ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में हमें सबसे कम समय लगता है। जैसे आप बोल के दिखाइए, अ, ई, उ और री, सबसे कम समय लगा। अब सेकंड जो हमारा आता है वो कौन सा स्वर रहेगा, वो रहेगा दीर्घ, यानी सेकंड हमारा स्वर रहेगा दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ मतलब छोटा और यहाँ मतलब क्या हुआ, बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब यानी इसी का जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा। आप तुरंत उल्टा क्या, जैसे इसको बोलने में सबसे कम समय लगा, लेकिन दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो आप इसी को ऐसे अपोजिट यानी विलोम की तरह बोलिए, उल्टा बोलिए कि ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, यानी ह्रस्व का दुगना समय लगे, ज्यादा समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो बाकी आपने तो यहाँ से 4 निकाल लिया। अब जो बाकी बचे वो आपके हो गए क्या, दीर्घ। तो अ के बाद क्या बचता है, आ। फिर ई के बाद क्या बचता है, ई। उ के बाद क्या बचता है, उ। री हमें छोड़ देना है। फिर हमें क्या लेना है, ए ओ और औ। ये हमारे हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए, और ये हो गए 4। ये हमारा मेन यही स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन एक और इसका भेद आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपने 3 देखा है, तो तीसरा भेद भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मेनली हमारे स्वर होते हैं ये यही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब ये 4 और 7 मिलके कितने हो गए, 11 हो गए। यही 11 स्वर आपको वर्णमाला में पढ़ाए जाते हैं। गॉट इट। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपका, अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर आजकल हिंदी में विलुप्त हो गया है। इसका प्रयोग हमेशा संस्कृत में किया जाता है। और इसका जो प्लुत स्वर होता है, इसका तो प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लेता है। अर्थात इसमें कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ये सबसे ज्यादा समय लेता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्लुत स्वर। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण इसका क्या होता है, ओम, और इसका जो साइन होता है यही होता है, यानी एस बना के या तीर बना के हम इसका साइन रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात ये प्लुत स्वर किसी को बुलाने के लिए या ओम के उच्चारण के लिए हमेशा प्रयोग में आया जाता है, बाकी इसका कभी प्रयोग नहीं होता है। इसलिए ये हिंदी में विलुप्त सा हो गया है। और जो हमारे बाकी 2 मुख्य स्वर हैं, ह्रस्व और दीर्घ, यही हमें बार बार पूछे जाते हैं। अब इसी से आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको ढेर सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब वो आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले ह्रस्व के कितने कैटेगरी होते हैं, यानी स्वर के कितने कैटेगरी होते हैं। आप तुरंत बोलोगे 3, भले ये विलुप्त हो गया लेकिन हम इसको भी गिनते हैं। फिर ह्रस्व स्वर से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तुरंत अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत बोलोगे 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पे बन जाता है, दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं। तुरंत आपका आंसर रहेगा 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इस तरह अगर आपको वर्णमाला का पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, तो आपको उसके ऊपर कई सवाल मिल सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और आप उस बेसिस पे अपने नंबर बढ़ा सकते हो। क्योंकि हिंदी ऐसा मेन सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, और स्पेशली ग्रामर पोर्शन ही पूछा जाता है।
लिटरेचर बहुत कम पूछा जाता है। ग्रामर पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप वहां से नंबर ले सकते हो। अब देखिए ये तीनों स्वर आपके क्लियर हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा व्यंजन। व्यंजन को पढ़ने से पहले एक बार फिर हम इसको दोहरा लेते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर ऐसा होता है जिसको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन स्वरों को बोलने में हमारी जो मुख की जिह्वा है वो किसी भी भाग को टच नहीं करती है, कहीं भी वो टच नहीं होती है और ये बिना किसी की मदद के बोला जाता है। और ये हमेशा इसके कितने भाग होते हैं? 3 भागों में ये विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व में क्या होता है? ये सबसे कम समय लेता है। छोटा इसका मतलब होता है छोटा और ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ का मतलब ज्यादा समय लेना, बड़ा दीर्घ का मतलब होता है और ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, इसका मतलब 3 गुना समय लगता है और इसका जो साइन होता है एस और 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमेशा ओम और बुलाने के उच्चारण में प्रयोग किया जाता है। और देखिए गाइस यहाँ पे आपको बोलना भी बहुत क्या करते हैं, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में तो वो बोल भी नहीं पाते इस तरह से। बहुत बच्चे बोलते हैं छोटा आ बड़ा आ, ये एकदम रॉन्ग तरीका है बोलने का। हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए? अ आ। हमें अपने आप पता चल जाता है कि इसमें कम समय लगा, इसमें ज्यादा समय लगा। इ, ई, उ, ऊ, तो हमेशा ये बोलने का ये राइट मेथड है और हमेशा हमें इसको बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि हमें हमेशा इस तरह इसको उच्चारण में लाना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्वर। अब व्यंजन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और कोई भी इस वीडियो से लेकर कोई भी कमेंट होगा, कुछ भी होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं कि इसमें मतलब अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो तुरंत आप कमेंट करिएगा। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, कमेंट भी जरूर करिए। और तभी हम जो वीडियो बनाते हैं और आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें, तभी हम आगे अगले वीडियो को और अच्छे से लाएंगे और आपके बीच रखेंगे। और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा कमेंट सेक्शन में जाके उसमें कमेंट करिएगा और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।